मैंने अपने पापा से मेरा ब्लैक कार्ड तुरंत ब्लॉक करवा दिया और उसके ठीक बाद मेरी तथाकथित कैंपस ब्यूटी गर्लफ्रेंड एक महंगे रेस्टोरेंट से बिना बिल दिए भागने की कोशिश करते हुए लगभग जेल पहुंचने वाली थी, क्योंकि वहां एक इंसान का खर्च ही 10,000 से ज्यादा था। उधर मैं आराम से अपने प्राइवेट रूम में बैठा था और उसके भेजे गए घबराए हुए काउंटलेस मैसेजेस पढ़कर मजे ले रहा था। वो लगातार लिख रही थी, गुआ, आज हमने जिंग चैन का बर्थडे सेलिब्रेट करने का प्लान बनाया था ना, फिर तुमने अपना कार्ड ब्लॉक कैसे करवा दिया? तुम अभी कहाँ हो? जल्दी यहाँ आओ और बिल पे करो। इतने सारे लोग यहाँ वेट कर रहे हैं, जल्दी आओ, नहीं तो मैं जिंदगी में तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ, अभी तुरंत मेरा फोन उठाओ। उसकी बातें सुनकर मुझे हंसी आ गई। वो मेरे पैसों पर ऐश कर रही थी और एटीट्यूड ऐसा दिखा रही थी जैसे कोई महारानी हो। क्या उसे सच में लगा कि मैं अब भी वही सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना उसके पीछे घूमने वाला बेवकूफ हूँ? लेकिन सच ये था कि मेरे पास एक बहुत बड़ा सीक्रेट था। मैं दोबारा जन्म ले चुका था। अपने पिछले जन्म में मैं शहर के सबसे अमीर आदमी का बेटा होने के बावजूद एक गरीब गांव की के पीछे पागलों की तरह घूमता था। वो मेरे सारे पैसे उड़ाती रही, लेकिन दूसरों के सामने मुझे अपना सिंप कहती थी और नौकरों जैसा ट्रीट करती थी। मैं लगातार उसकी और उसके नए लवर की सेवा करता रहा और उसी दौरान उसने मेरी फैमिली की पूरी कंपनी अपने कब्जे में ले ली और आखिर में मैं और मेरी बेटी सड़क पर बिना पैसों के बेहद दर्दनाक हालत में मर गए। तभी मेरे फोन की लगातार बजती रिंगटोन ने मुझे पुरानी यादों से बाहर निकाला। जैसे ही मैंने कॉल उठाई, दूसरी तरफ से वही घमंडी आवाज सुनाई दी, गूफन, जल्दी यहाँ आओ और हमारा बिल क्लियर करो। मैंने फोन कान से हटाकर हल्का सा साइड में किया और शांत आवाज में कहा, बिल क्लियर करूं? किस खुशी में? मैंने वहाँ कुछ खाया पिया भी नहीं, तो फिर मुझे क्यों बुला रही हो बिल भरने के लिए? मेरी बात सुनकर लियू रोयन को पहली बार एहसास हुआ कि शायद मैं बदल चुका हूँ। पहले मैंने उनके लिए लग्जरी होटल बुक नहीं किया और अब मैं सीधे बिल पे करने से भी मना कर रहा था। जबकि कुछ ही देर पहले हम सब लाइब्रेरी में पढ़ने गए थे, तब सीट रिजर्व करने से लेकर उनके लिए स्पेशल मिल्क टी खरीदने तक सब मैंने ही किया था। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? लाइब्रेरी में बस थोड़ी देर की नींद लेने के बाद जैसे ही मैं उठा, मेरा पूरा व्यवहार बदल चुका था। लेकिन अभी इन सब बातों का समय नहीं था। इस वक्त होटल का मैनेजर एक बड़ा बिल हाथ में लिए लियू रोयन के सामने खड़ा था और उनकी हालत लगातार खराब होती जा रही थी। वो उन्हें जाने नहीं दे रहा था। असल में लियू रोयन की फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन कभी खास अच्छी नहीं थी। उसकी ट्यूशन फीस से लेकर रोज के खर्च तक सब कुछ मैं ही उठाता था। मिस लॉ, आप वीचैट से पे करेंगी या कार्ड स्वाइप करेंगी? पास खड़े मैनेजर ने एक बार फिर पूछा। उसने हाथ उठाकर मैनेजर को थोड़ा वेट करने का इशारा किया, फिर चुपचाप एक कोने में जाकर धीमी आवाज में मुझसे फोन पर बात करने लगी। हमेशा से ऐसा ही होता आया है ना, मैं खुलकर खर्च करती हूँ और तुम क्वाइटली पेमेंट कर देते हो। उसने ये बात इतनी कॉन्फिडेंस और हक से कही जैसे उसे अपनी हरकतों पर जरा भी शर्म ना हो। तुम खर्च करो और पेमेंट मैं करूँ? मैं जोर से हंस पड़ा। सच कहूँ तो मेरे उस बेवकूफ और सेल्फ रिस्पेक्टलेस वर्जन को मरे हुए पूरे 10 साल हो चुके थे और मैं लगभग भूल चुका था कि मैंने उस समय कितनी बड़ी गलती की थी। मेरी हंसी सुनते ही लियो रोयन के माथे पर शिकन पड़ गई। वो वहाँ बेहद ऑकवर्ड और शर्मनाक सिचुएशन में फंसी हुई थी और इधर मैं फोन पर हंस रहा था। गूफान, अभी तुरंत यहाँ आओ और मेरा बिल पे करो, नहीं तो मैं जिंदगी में तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। मैंने सीधे कॉल काट दी। फोन कटते ही लियू रॉय यान बुरी तरह घबरा गई। शायद उसे लगने लगा था कि अब मुझे उसके और शीजिन चैन के रिश्ते के बारे में सब पता चल चुका है और इसी वजह से मैं ऐसा बिहेव कर रहा हूँ। अंदर ही अंदर उसे पछतावा हो रहा होगा कि उसने लोगों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने दिया। शायद वो सोच रही थी कि अगर मैं ये सब जान गया तो मुझे बहुत बड़ा शॉक लगेगा, क्योंकि वो चुपचाप मेरी पीठ पीछे जून चांग के साथ रिलेशनशिप में आ चुकी थी। लेकिन अब जबकि मुझे सब पता चल चुका था तो दोबारा उसका एटीएम मशीन बनने का सवाल ही नहीं उठता था। उधर होटल मैनेजर भी काफी परेशान दिखाई दे रहा था, क्योंकि इस वक्त सबसे जरूरी चीज थी वो ह्यूज होटल बिल पे करवाना। घबराहट में उसने तुरंत मुझे मैसेज भेजा, तुमने मेरे और जिन चंग के बारे में गलत समझ लिया है, वो अभी मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। लॉबी मैनेजर हमें यहाँ से जाने नहीं दे रहा, प्लीज मेरी मदद करो और अगर तुम अभी पैसे नहीं दे सकते तो कम से कम मैनेजर से बात करके कुछ दिनों का एक्स्ट्रा टाइम दिलवा दो। ये उसका वही पुराना तरीका था, इमोशनल ड्रामा करके टाइम खरीदना। उसे पूरा भरोसा था कि अगर वो थोड़ी इमोशनल एक्टिंग करेगी तो उसकी हालत देखकर मेरा दिल पिघल जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था, मैंने उसके मैसेज का रिप्लाई तक नहीं किया। उसी वक्त जा जिन चंगेंग चेहरे पर मीठी स्माइल लिए उसके पास आया और बोला, क्या हुआ? सब लोग बोल रहे हैं कि दरवाजे पर खड़े खड़े थक गए हैं। उस समय लियो रोयान का चेहरा देखने लायक था। वो पूरी तरह ऑकवर्ड और एम्बैरेसिंग हालत में
फंसी हुई लग रही थी। तभी मैनेजर फिर उनके पास आया। मिस लू, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप लोग आखिर बिल कैसे पे करने वाले हैं? ये सुनते ही शी जिन चंग को पहली बार समझ आया कि वो लोग अभी तक वहाँ से जा क्यों नहीं पाए थे, क्योंकि बिल अभी तक पे ही नहीं हुआ था। उसने शॉक होकर लियू रॉयन की तरफ देखा, जबकि लियू रॉयन उसकी नजरों से बचने लगी। मैनेजर की तरफ देखते हुए वो नर्वस आवाज में बोली, मैनेजर सर, अभी मेरे फंड्स में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मैनेजर ने सीधे सिर हिला दिया। मिस लियू, मुझे माफ कीजिए, लेकिन हमारे होटल में ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है। मैं खुद यहाँ सिर्फ एक छोटा एम्प्लॉय हूँ। मेरे पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि बिना पेमेंट के आपको जाने दूं। यहाँ आपके इतने सारे क्लासमेट्स मौजूद हैं, क्यों ना आप सब थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके बिल क्लियर कर दें। लियू रोया ने हाथ में पकड़े उस भारी 3 लाख रुपए के बिल को देखा और अपनी मुट्ठियां कस ली। तभी बाकी क्लासमेट्स भी वहाँ इकट्ठा होने लगे। अरे भाई, एक बिल पे करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? मैनेजर लगातार लियू रोया को देख रहा था। उसके एक्सपेंसिव कपड़े और डिजाइनर बैग देखकर उसे लगा था कि वो किसी बहुत रिच फैमिली की बेटी होगी, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये मैडम 3 लाख का बिल भी पे नहीं कर पाएगी। लियू रोया ने कुछ देर सोचने के बाद अपने हाथ से ब्रेसलेट उतार लिया। मजेदार बात ये थी कि वो ब्रेसलेट भी मैंने ही उसे गिफ्ट किया था और वो सच में बहुत महंगा था। उसने मैनेजर से कहा, मैनेजर सर, अभी मुझे थोड़ी परेशानी हो गई है। क्या मैं ये वैल्यूएबल ब्रेसलेट आपके पास कोलैटरल के तौर पर छोड़ सकती हूँ? मैं कल आकर पूरा बिल क्लियर कर दूंगी। उसने अभी अभी जी जिन के साथ ऑफिशियली रिलेशनशिप शुरू किया था, इसलिए वो किसी भी हालत में उसे अपनी असली फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में नहीं बताना चाहती थी। लेकिन मैनेजर के चेहरे पर वही प्रोफेशनल स्माइल बनी रही। सॉरी मिस लियू, हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ये सब देखकर जिन चैंग को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि लियू रोया हमेशा बहुत ज्यादा खर्च करती थी। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया कि वो 3 लाख का बिल तक पे नहीं कर पा रही थी? रोया, क्या हुआ? सब ठीक है? लियुआ ने तुरंत बहाना बना दिया। मेरे सारे कार्ड्स अभी गुआन के पास है और वो मेरा कॉल नहीं उठा रहा। ये सुनते ही शी जिन चैन ने राहत की सांस ली। उसे लगा शायद लियू रोया किसी बड़ी परेशानी में फंस गई थी। तो अब क्या करेंगे? उसने चिंता भरी आवाज में पूछा। असल में जिन किंग एक मिडिल क्लास फैमिली से था। उसका पूरा मंथली एक्सपेंस मुश्किल से $1000 के आसपास था और वैसे भी आज उसका बर्थडे था, इसलिए 3 लाख रुपए उसके लिए किसी पहाड़ से कम नहीं थे। सब ठीक हो जाएगा, तुम लोग यही वेट करो, मैं कहीं से पैसे अरेंज करती हूँ। इतना कहकर वो होटल से बाहर निकल गई। सालों में मैंने उसे कई एक्सपेंसिव लग्जरी आइटम्स और लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स गिफ्ट किए थे। उन्हें बेचकर वो आसानी से इतनी बड़ी रकम जुटा सकती थी। उधर दूसरी तरफ जब मैं मॉम डैड के साथ डिनर खत्म करके बाहर निकला तो मैंने देखा कि मेरे सारे क्लासमेट्स प्राइवेट रूम के बाहर खड़े थे। वैसे भी मेरा क्लासमेट से कोई खास कनेक्शन नहीं था, इसलिए मैं उन्हें हेलो बोलने के मूड में नहीं था। लेकिन शाजिन चैनंग की नजर तुरंत मुझ पर पड़ गई। वो मेरे पास आया और बोला, गुआन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सोचा था तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम हॉस्टल में सो रहे हो। फिर उसने मेरे पेरेंट्स की तरफ देखकर बेहद पोलाइटली कहा, हेलो अंकल, हेलो आंटी। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आप लोग यहाँ आने वाले हैं, वरना मैं आपकी प्रॉपरली देखभाल करता। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जिस रिस्पेक्ट के साथ उसने मेरे मॉम डैड को ग्रीट किया वो सच में देखने लायक था। सच कहूँ तो मेरे पेरेंट्स जी जिन चैंग को काफी पसंद करते थे, क्योंकि वो हमेशा मेरे आसपास रहता था और ऊपर से बहुत सिंपल, डिसेंट और सेंसिबल लड़का लगता था। मेरी मॉम मुस्कुराई और बोली, लिटिल जॉन, हमें भी अभी पता चला कि आज तुम्हारा बर्थडे है। हम कोई गिफ्ट तैयार नहीं कर पाए, लेकिन हम दिल से तुम्हें हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। उनके चेहरे पर एक बेहद ग्रेसफुल स्माइल थी। हालांकि उन्होंने सिंपल कपड़े पहने थे, लेकिन उनकी क्लासी ऑरा किसी से छिप नहीं सकती थी। शाजिन चोंग तुरंत मीठी बातें करने लगा। ओ थैंक यू आंटी, आपको यहाँ देखकर ही मैं इतना खुश हो गया हूँ कि अब मुझे किसी गिफ्ट की जरूरत ही नहीं। सच में उसकी बातों में जैसे शहद घुला हुआ था। उसकी स्वीट टॉक ने मेरे पेरेंट्स को इतना इम्प्रेस कर दिया कि उनके चेहरे की मुस्कान हट ही नहीं रही थी। अगर मेरे पिछले जन्म की घटनाएं ना हुई होती तो शायद आज भी मैं उसके इनोसेंट चेहरे के झांसे में आ जाता। मेरे क्लासमेट्स मेरे पेरेंट्स को देखकर सोच रहे थे कि इतनी अच्छी फैमिली से होने के बावजूद मैं लियू रोयन के पीछे पागलों की तरह क्यों घूमता रहता था। सबको पता था कि वो मुझसे हमेशा इरिटेटेड रहती थी, फिर भी मैं उसके पीछे दीवानों की तरह घूमता था और ऊपर से हमेशा उसके और शिनचैन के बीच थर्ड व्हील बन जाता था। तभी शिजिनचैन ने अचानक मुस्कुराते हुए कहा, ओ राइट गुफान, रॉयन कह रही थी कि उसके सारे कार्ड्स तुम्हारे पास हैं। तुम्हारे ना होने की वजह से होटल का बिल अभी तक पे नहीं हुआ। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अंदर ही अंदर वो शायद सोच रहा था कि आज के बाद किसी भी हालत में वो रॉयन के सारे कार्ड्स अपने कंट्रोल में ले लेगा, ताकि मैं दोबारा उनके बीच थर्ड व्हील ना बन सकूं। आसपास खड़े सारे क्लासमेट्स मुझे घूर रहे थे। उनकी नजरों में इरिटेशन और हेट्रेड साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें लग रहा था कि मैं जानबूझकर रॉयन के कार्ड्स लेकर गायब हो गया, जिसकी वजह
से वो सब इतने देर से वहाँ फंसे हुए थे। मैंने हल्का कंफ्यूज्ड बनने का नाटक करते हुए पूछा, कौन से कार्ड्स? जिनकेंग को लगा मैं जानबूझकर डम बनने की एक्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन इतने लोगों के सामने वो मुझ पर गुस्सा भी नहीं कर सकता था, वरना उसकी केयरफुली बनाई हुई डिसेंट इमेज खराब हो जाती। खुद को शांत रखते हुए वो बोला, रॉयन कह रही थी कि उसके बैंक कार्ड्स तुम्हारे पास है। अच्छा हुआ तुम मिल गए। वो तुम्हें कॉल कर रही थी लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा था, और जब उसने मैसेज किया तब भी तुमने रिप्लाई नहीं दिया, इसलिए वो खुद तुम्हें ढूंढने कॉलेज चली गई। फिर उसने फेक स्माइल के साथ कहा, वैसे ऑनेस्टली आज तो बस मेरा नॉर्मल बर्थडे था, लेकिन रॉयन ने जबरदस्ती इतनी ग्रैंड और एक्सपेंसिव पार्टी अरेंज कर दी। उसकी आवाज में दिखावा साफ झलक रहा था। सब जानते थे कि मैं रॉयन को कितना पसंद करता था, और शी जिनचेंग जानबूझकर ये सब बोल रहा था ताकि मुझे जलन हो। लेकिन उसे क्या पता था, मेरे चेहरे पर जलसी नहीं, सिर्फ हल्की सी रिलैक्स्ड स्माइल थी। मैंने उसकी आंखों में देखकर पूछा, तो उसने तुम्हें बताया कि उसके सारे बैंक कार्ड्स मेरे पास हैं? जब जिनचेंग ने देखा कि मैं बिल्कुल भी एंग्री नहीं था, बल्कि ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो अंदर ही अंदर उसे बहुत अजीब फील होने लगा। फिर भी फेक स्माइल बनाए रखते हुए वो बोला, या गुफान, अब जल्दी से कार्ड्स निकालो ना यार, इतनी देर से सब लोग यहाँ खड़े खड़े थक चुके हैं। अब वहाँ मौजूद सारे क्लासमेट्स मुझे और भी ज्यादा नफरत भरी नजरों से देखने लगे। उन्हें लग रहा था कि अगर मैं ऐसा ना करता तो वो लोग इतने देर तक वहाँ फंसे ना रहते। मैंने शांत आवाज में कहा, लियू रॉयन का एक भी बैंक कार्ड मेरे पास नहीं है। इतना कहकर मैं अपने मॉम डैड की तरफ मुड़ा। मॉम डैड चलिए। लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, किसी ने अचानक मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। वो शी जिनचेंग था। उसे डर था कि अगर मैं वहाँ से चला गया तो रॉय यान मुझे ढूंढ नहीं पाएगी, और वैसे भी आज उसकी बर्थडे पार्टी थी। वो इतनी आसानी से इस सिचुएशन को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। उसने मजबूरी भरी आवाज में कहा, गो ऑन, अगर ऐसा है तो शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। ऐसा करो, फिलहाल मुझे 3 लाख रुपए उधार दे दो। रॉयन वापस आते ही तुम्हारे पैसे लौटा देगी। असल में मैंने अपने पेरेंट्स के सामने रॉयन का कॉल नहीं उठाया था, इसलिए उन्हें इस पूरे ड्रामा के बारे में कुछ पता नहीं था। मेरे डैड, जिन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्वाइटली अपना बैंक कार्ड निकालकर मैनेजर को देने ही वाले थे कि मैंने तुरंत उनका हाथ रोक लिया। मैंने सीधे शी जिनचेंग की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें इतनी कॉन्फिडेंस कैसे है कि वो 3 लाख अरेंज कर पाएगी? और अगर नहीं कर पाई तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास ये बिल पे करने की कैपेबिलिटी है। शी जिनचेंग की फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं थी, और ये बात मैं हमेशा से जानता था। मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा एक पल के लिए बदल गया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। गुफान, तुम और रॉयन एक ही जगह से हो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि उसकी फैमिली कितनी रिच है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो 3 लाख भी अरेंज ना कर पाए। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और अगर रॉयन की फैमिली रिच ना होती तो तुम भी उसके पीछे इतने पागलों की तरह ना घूमते। सही कहा ना? मेरे डैड कुछ कहना चाहते थे, लेकिन मैंने बस एक नजर उनकी तरफ देखा और वो चुप हो गए। मैंने अपनी रिस्ट वॉच की तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, तुमने अभी कहा ना कि वो मुझे ढूंढने गई है, ठीक है, तो मैं भी यहीं वेट कर लेता हूँ। आज सब अपनी आंखों से देख लेंगे कि उसके कार्ड्स सच में मेरे पास हैं या नहीं। मेरी कॉन्फिडेंस भरी आवाज सुनकर सी जिनचेंग कुछ पल के लिए स्पीचलेस हो गया। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन मजबूरी में उसने फिर वही फेक जेंटल स्माइल चेहरे पर लगा ली। मेरा हाथ पकड़कर वो बोला, ग्वा, दोपहर में तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, अब ठीक हो ना? सॉरी ब्रो, मैं तुम्हें हॉस्टल में अकेला छोड़कर बर्थडे सेलिब्रेट करने आ गया। उसे साफ समझ आ चुका था कि आज मेरा बिहेवियर पहले जैसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन वहाँ क्लास के इतने सारे स्टूडेंट्स मौजूद थे, ऊपर से मेरे पेरेंट्स भी वहीं खड़े थे, इसलिए वो किसी भी हालत में अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहता था। और सच कहूँ, मेरे अंदर अब उससे फालतू बातें करने की बिल्कुल पेशेंस नहीं बची थी, इसलिए मैं बस चुपचाप अपना फोन चलाता रहा। धीरे धीरे काफी समय बीत गया और अब बाकी क्लासमेट्स का पेशेंस भी टूटने लगा था। जो लोग पहले शी जिनचेंग का साइड ले रहे थे, अब वही लोग उसे इरिटेटेड और स्ट्रेंज नजरों से देखने लगे। मैंने अपने पेरेंट्स से कहा कि वो बाहर कार में जाकर आराम से बैठ जाएं। तभी किसी ने शी जिनचेंग से पूछा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड आखिर कब वापस आएगी? घबराहट में उसने तुरंत फोन निकाला और बार बार लियू रॉयन को कॉल करने लगा, लेकिन हर बार उसका फोन बिजी आ रहा था। काफी कोशिशों के बाद जब कॉल कनेक्ट नहीं हुआ तो उसने हार मानकर मैनेजर से पूछा, क्या बाकी स्टूडेंट्स को हॉस्टल वापस जाने दिया जा सकता है? मैं और गुफान यहाँ वेट कर लेते हैं। लेकिन मैनेजर ने साफ मना कर दिया, मिस्टर जेड, जब तक पूरा बिल पे नहीं होगा आप लोगों में से कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता। इतने सारे स्टूडेंट्स में से आखिर किसी न किसी का पेशेंस टूटना ही था और आखिरकार कुछ लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने लगे। ये कैसा मजाक है? बर्थडे पार्टी देने आए हो और पैसे तक अरेंज नहीं किए? अगर इतना ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेट करना था तो पहले पैसे का इंतजाम भी करना चाहिए था। शी जिनचेंग की गर्लफ्रेंड तो पूरी अनरिलायबल निकली, लेकिन उसे क्या पता था मैं सबके सामने उसकी असलियत खोल दूंगा। पहले वो सिर्फ इसलिए मुझे रॉयन से दूर करना चाहता था ताकि खुद उसके करीब जा सके, लेकिन उसकी किस्मत खराब
चुपचाप थी, क्योंकि रॉयन की इतनी फ्लॉज सुनने के बाद भी मैं उसके पीछे पागलों की तरह घूमता रहा। अपना बचाव करते हुए वो बोला, ब्रो, किसी को पसंद करना बस एक पल की बात होती है। पहले मुझे भी रॉयन थोड़ी स्ट्रेंज लगती थी और जिस तरह वो तुम्हारे साथ बिहेव करती थी वो देखकर मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता था, लेकिन अब मुझे महसूस होता है कि वो मेरी कितनी केयर करती है और फीलिंग्स पर किसका कंट्रोल होता है तुम खुद जानते हो, वरना तुम भी रॉयन के पीछे इतने क्रेजी ना होते। उसी वक्त होटल की 88वीं फ्लोर पर एलिवेटर का दरवाजा खुला और लियू रॉयन हाफती हुई बाहर निकली। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी उसका चेहरा तुरंत बदल गया। आखिर मेरी वजह से ही वो इस हालत में पहुंची थी। मुझे घूरते हुए उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुरंत जवाब दिया, मुझे भी यहाँ खड़े रहने का कोई शौक नहीं है। तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने जबरदस्ती रोक रखा है, कह रहा था कि तुम्हारे कार्ड्स मेरे पास है।